अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय हिंद एवरीवन। हम कर रहे थे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड देन आई गॉट अनवेल एंड सो डिड पीपल अराउंड मी। सम ऑफ यू वर रियली काइंड इनफ टू अंडरस्टैंड कि हाँ, टीचर भी इंसान है, टीचर बीमार हो सकता है, टीचर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। सम ऑफ यू वर नॉट ऑल दैट काइंड एंड यू वर सेंडिंग मैसेज लाइक कि कहाँ गया वो जो बोल रहा था कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा और उसने अभी तक 20 लेक्चर्स पढ़ाए हैं और 100 लेक्चर्स क्यों नहीं पढ़ा दिया अभी तक। तो आई एम होपिंग बिकॉज आई एम डूइंग मच बेटर नाउ एंड सो आर पीपल अराउंड मी दैट द लेक्चर्स विल फॉलो नाउ। नॉनदलेस आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। वो लोग जो अच्छा लिख रहे हैं, वो लोग जो अच्छा नहीं लिख रहे, सब खुश रहें, सब हेल्दी रहें, सब हैप्पी रहें, सबके एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन चले। चलिए, हम कर रहे थे हन्ना अरेंट। मैंने आपको बोला था कि हर थिंकर, एवरी थिंकर टू सम एक्सटेंट और टू इनफैक्ट अ लार्जर एक्सटेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम और हर टाइम। उसने क्या देखा है, कैसी लाइफ देखी है, उसका वैसा ही व्यू पॉइंट बनेगा इंसान को लेकर। प्लेटो देखते हैं एथेंस को, स्पार्टा को, वो अपने हिसाब से अपने व्यूज़ देते हैं। एरिस्टोटल थोड़े डिफरेंट टाइम्स देखते हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो के टाइम पे भी ऐसे ही हो रहा है। मैकियावेली एक डीजेनरेटेड, बिल्कुल लुटा पिटा, डिबाउचरी से भरा हुआ इटली देखते हैं जहाँ पे लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है। वो वैसे वाले ह्यूमन बीइंग की पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं। हन्ना अरेंट तो सबसे ख़राब समय देखती है बेचारी। ये वो चीज़ें इसने विटनेस की हैं कि हिटलर ने गैस चेम्बर्स में लोगों को डाल डाल के मार दिया। तो उसको लगता है कि यार चल, मैंने माना कि यार हिटलर का दिमाग ख़राब था और हिटलर को लगा कि यार ये जो जितने यहाँ पर ज्यूज़ हैं, जितने यहाँ पे कलर्ड लोग हैं, जितने यहाँ पर क्रिपल्ड हैं, जितने यहाँ पर गेज हैं, लेस्बियंस हैं, ये हैं वो हैं, ये सब मैंने मार देने और मैंने रखनी है एक नीली नीली आंखें, गोरे गोरे गाल वाली आर्यन रेस। बाकी सारे मैंने गैस चैम्बर में मार देने। और माना कि हिटलर को ऐसा लग गया, लेकिन बाकी कहाँ थे? वो लोग कहाँ थे जिन्होंने हिटलर को समझाना था कि सर हम तो नहीं कर रहे, हम तो नहीं आपका इस चीज़ में साथ दे रहे। तो उन चीज़ों पे उसने बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद में उसने वो टाइम्स देखे, उस हिसाब से उन्होंने अपने व्यूज़ दिए। तो हम देखेंगे हन्ना अरेंट के केस में, या हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आई थिंक मैंने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था। आज का लेक्चर इज़ मोर ऑफ लाइक अ कनेक्शन विद द प्रीवियस लेक्चर सो दैट वी रिज्यूम द क्लासेस। हन्ना अरेंट जो है, हमने डिस्कस किया था, एक बहुत हेटेरोडॉक्स थिंकर है। आप उनको किसी एक उसमें नहीं डाल सकते कि यार इस क्लासिफिकेशन में मैंने डाल दिया। कहीं पर आपको वो प्लेटो से भी या एरिस्टोटल से, आई बेग योर पार्डन, एरिस्टोटल से इंस्पायर्ड लगेंगे। कहीं पर आपको वो लिबरलिज्म वाली बातें उनकी आपको बहुत समझ आएंगी। कहीं पर आपको सिविक रिपब्लिकनिज्म दिखेगा उनके आइडियाज़ में। तो वी विल सी स्लोली एंड स्लोली कि कैसे हन्ना अरेंट जो हैं, उनको आप बोल सकते हो कि थिंकिंग विदाउट एनी बैरियर्स, वो अपने आप को किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे अन्ना हज़ारे जी बोलते हैं मैं गांधीयन हूँ, मैं नॉन वायलेंट तरीके से गांधी जी के उस पर चल रहा हूँ। तो अगर उनको बोलोगे आप अन्ना हज़ारे जी को या जयप्रकाश नारायण जी को या किसी भी गांधीयन को आप बोलोगे कि अच्छा आप गांधीयन हो, आपका माओ जेडोंग के व्यूज़ के बारे में क्या विचार है, वो बोलेंगे नहीं, मेरा स्पेक्ट्रम है उसके बाहर है। लेनिन है या कोई भी मार्क्सिस्ट है, उनसे आप पूछोगे कि आपके लिए एडम स्मिथ के विचारों के बारे में आपका क्या बोलना है, वो बोलेंगे नहीं, मेरे स्पेक्ट्रम के बाहर है। बट हन्ना अरेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग हरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। काफ़ी ओपन माइंड से वो सोच रही हैं। और इनफैक्ट हन्ना अरेंट की एक और चीज़ भी है, हन्ना अरेंट जो है वो अपने मीनिंग्स भी दे रही हैं वर्ड्स को। हम देखेंगे आगे, पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों की वो अपने मीनिंग देते हैं कि यार आप जिस तरह से यूज़ करते हो, मैं तो इन शब्दों को अलग तरीके से देखती हूँ। वेरी वेरी नाइस वर्क, ठीक। पर ब्रॉडली स्पीकिंग अगर एक आइडिया हम हन्ना अरेंट के साथ में जोड़ सकते हैं, वो क्या है? वो ये बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि इंसान कब बनता है? जब वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करनी स्टार्ट करता है। वैसे जो से मान लो खाना खा लो, सेटिएटेड फील कर लो, बच्चे पैदा कर दो, ये वाले सारे काम तो जानवर भी कर रहे हैं। इससे एक स्टेप आगे के काम
करना कि जैसे मान लो पेंटिंग्स बना ली मैंने म्यूज़िक क्रिएट कर दिया, इस तरह के काम करना, ये एक वन स्टेप हायर है कंपेयर टू उस पर्सन के जिसको सिर्फ अपना खाना खाने से मतलब है, बेसिक चीज़ें करने से मतलब है। उससे एक नॉच हायर वो हैं जो वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन उनसे एक नॉच हायर ह्यूमन बींग्स कौन है? जो पार्टिसिपेट करते हैं पब्लिक अफेयर्स में। जब कंट्री में लॉ बनता है तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। जब कंट्री में लॉ एग्जीक्यूट होता है तो वो ठीक तरीके से कायदे कानून के हिसाब से चल रही है कंट्री की नहीं चल रही, उस चीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं। जब एडजुडिकेशन होती है कि कौन सही था कौन गलत है तो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। सो स्कॉलर्स जो हैं वो क्या करते हैं, सिविक रिपब्लिकनिज्म का नाम देते हैं हन्ना अरेंट के आइडियाज़ को कि हाँ वो सिविक रिपब्लिकनिज्म के ऊपर उनको आप जोड़ के देख सकते हैं उनसे। एक और चीज़ क्या है, आपने देखा होगा कि हम सब लोग किसी ना किसी के वर्क से इंस्पायर्ड होते हैं। किसी की किताबें हमने पढ़ी होती हैं, मान लो मैंने सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ लिया, फिर मैंने कार्ल यूंग को पढ़ लिया, इस तरह से मैंने बहुत सारे कुछ लोगों को पढ़ा और उनसे इंस्पायर होकर मैंने उनके क्रिटिसिज्म में या उनके आइडियाज़ के आगे बिल्ड अपॉन करके अपने आइडियाज़ दे दिए। तो ये एक मेरी एक तरीका हो सकता है अपने काम को सामने रखने का कि दिस इज़ हाउ आई अराइव्ड एट माई कंक्लूजन्स। दूसरा ऐसा हो सकता है कि मैं हिस्ट्री में जाऊं, हिस्ट्री के इवेंट्स को देखूं और फिर मैं बोलूं कि यार ये देखो हिस्ट्री को मैंने पढ़ लिया और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सच ये है, गलत ये है, झूठ ये है, अच्छा ये है, बुरा ये है। तीसरा, मैंने लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, एम्पिरिकल चीज़ें देखी, मैंने स्टैट्स रन किए, अच्छे से चेक किया कितने % लोग ये चाहते हैं, कितने % लोग ऐसा मानते हैं, कितने % ऐसा होता है, और फिर मैंने अपने व्यूज़ दे दिए। कितने सारे तरीके हैं मेरे पास में अपने थ्योरीज़ को सामने रखने के, बेस्ड ऑन देयर आर सो मेनी मेथोडोलॉजीज। हन्ना अरेंट के केस में जो उनकी मेथोडोलॉजी है वो है फिनोमेनोलॉजी। वो क्या मतलब है कि भाई हमारी लाइफ ही जो है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं अपने आइडियाज़ देती हूँ। जब मैं जर्मनी से भागती हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड जा रही हूँ, मैं ट्रेन में बैठी हूँ, मुझे लग रहा है मुझे मार देंगे, ट्रेन से मैं फ्रांस चली गई, फ्रांस में मुझे लग रहा है कि लोग मुझे मार देंगे, वहाँ से मैं यूएस भाग रही हूँ। तो ऑल दोज एक्सपीरियंसेस यू सी कि यार लोग कैसे होते हैं, लोग कैसे टाइम्स में कैसा बिहेव करते हैं, अच्छाई है क्या, बुराई है क्या, अच्छी सरकार क्या है, बुरी सरकार क्या है, कौन से टाइम पे क्या हुआ, वो मैंने किसी किताब से नहीं डिराइव किया, मैंने हिस्ट्री पढ़ के नहीं डिराइव किया, मैंने कोई थॉट एक्सपेरिमेंट लॉजिक लगा के नहीं डिराइव किया, मैंने अपने तजुर्बात से, अपने एक्सपीरियंसेस से, वहाँ से डिराइव किया है। तो इस तरह की जो मेथोडोलॉजी है उसको हम बोल रहे हैं फिनोमेनोलॉजी, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस रादर देन बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ लॉजिकल डिडक्शन। तो ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसेस भी रहे इनके बहुत सारे, अपने टीचर्स से इनके अफेयर्स भी रहे। तो ऑफ कोर्स जो उस टाइम लाइन के थे, या एरिस्टोटल से तो क्या अफेयर चलना था, ठीक, बट एरिस्टोटल, सेंट ऑगस्टीन, कार्ल जास्पर, मार्टिन हाइडेगर, सबके साथ सबके वर्क से शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स थे? ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ह्यूमन कंडीशन के ऊपर, आइकमैन इन जेरूसलम जो बहुत कंट्रोवर्शियल सा एक आइडिया था, और एक इनका बेनालिटी ऑफ इविल। तो हमने लास्ट क्लास में किया था ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। वहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि नाजिज्म और स्टालिनिज्म, उसको बहुत क्लोजली उन्होंने एनालाइज किया। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि यार देखो नाजिज्म और स्टालिनिज्म ये डिफरेंट है कंपेयर टू पुरानी सदियों के, पुरानी सेंचुरीज के जो टायरेंट रूलर रहे हैं उनसे अलग है ये। ऐसा नहीं है कभी कोई ऐसी भी रिजीम रही है जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया, एंड जीसस क्राइस्ट वाज नॉट द फर्स्ट वन एंड डेफिनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली वाजंट द लास्ट वन जिसको रोमन्स ने सूली पे चढ़ाया। उससे पहले भी ऐसा हो रहा था, हर किलोमीटर पे सूली पे टांग देते थे लोगों को जो भी रेबेल करते थे। तो हन्ना अरेंट के हिसाब से लेकिन नाजिज्म, स्टालिनिज्म और इससे पहले वाले जो वायलेंस करने वाले या फिर बाय फोर्स रूल करने वाले जो रिजीम्स थी उसमें और इनमें एक फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है? बोलते हैं पुरानी जो हिस्ट्री जो है वहाँ पर वायलेंस यूज़ करते थे किंग्स। एक किंग है वो वायलेंस यूज़ कर रहा है किस चीज़ के लिए? टू रूल। तो जो वायलेंस है ये क्या है?
ये एंड नहीं है, ये मीन्स है, ये एक जरिया है, एक वे है कि यार थ्रू वायलेंस, मान लीजिए इसको ऐसे समझे कि मान लो मुझे सामने एक पेन पड़ा है और मैं चाहता हूँ कि उस पेन के पास में जो बंदा बैठा है वो मुझे पेन पकड़ा दे। मैं उसको बोलता हूँ मुझे पेन देना, वो बोलता है अपने आप ले लो, और मैं उसको एकदम आंखें दिखाता हूँ और वो डर के मुझे पेन पकड़ा देता है। मेरा एंड पर्पस था पेन उठाना, पेन मुझे मिल जाए। उसको आंखें दिखाना मेरा एंड पर्पस नहीं था, वो तो एक जरिया था पेन लेने का। बट इमेजिन ऐसा हो कि वायलेंस मेरा एंड पर्पस नहीं, मीन्स नहीं है, वायलेंस ही मेरा एंड है। बंदा बैठा है, मैं उसको आंखें दिखाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ बस मुझसे डरे। दिस इज व्हाट आई वांट। पुरानी ऑटोक्रेटिक रिजीम्स में हन्ना अरेंट बोल रही है कि रिजीम्स जो थी उन्होंने बहुत लोगों के ऊपर कंट्रोल बनाने की वो की कोशिश की, बहुत लोगों के ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश की, उनको डराने की कोशिश की, सोचा कि लोग एक ऑर्डर के हिसाब से चलें। पर जो ये रिजीम है नाजिज्म की, स्टालिनिज्म की, ये कैसी है? ये सिर्फ लोगों का बिहेवियर नहीं कंट्रोल करना चाहते कि यार लोग पेवमेंट्स पे चलें और रोड पे ना चलें, लोग जितनी शॉप है उसके बाहर की एरिया को कवर अप ना कर लें, इंक्रोचमेंट ना कर लें। इस तरह का बॉडीली बिहेवियर ही सिर्फ कंट्रोल नहीं करना चाहते कि लोग इस तरह से बिहेव करें, इस तरह से बिहेव ना करें। लोग सोल जो ये है ना नाजिज्म, स्टालिनिज्म, ये तो लोगों की आत्मा तक को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो क्या सोचते हैं इस चीज़ तक पे कंट्रोल बनाना चाहते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, नाजिज्म के टाइम पर स्कूल करिकुलम जो थे वो जर्मनी में ऐसे डिज़ाइन थे कि ज्यूस कैसे दिखते हैं, उनका नोज़ कैसा होता है, इस चीज़ को कि एक उल्टा सा 6 बना दो, ऐसे सा नोज़ वाला बंदा ज्यू होता है, इस तरह का करिकुलम चला रखा है। बाय द टाइम एक यहूदी बच्चा 6वीं 7वीं में हो रहा है, वो खुद ही कन्विंस्ड है कि यार हम कितने अगली हैं, हम कितने बदसूरत दिखते हैं, एंड देन सो ऑन। इस तरह का कंट्रोल, प्रोपेगेंडाइजिंग एट द नेक्स्ट लेवल कि लोगों के इमोशन, क्या लोगों को सही लगता है, क्या गलत लगता है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, हर चीज़ की डेफिनेशन हम देंगे। एक किताब है 1984, आई एम प्रीटी श्योर मैनी ऑफ यू मस्ट हैव रेड इट, ठीक। तो उसमें जॉर्ज ऑरवेल भी एक डिस्टोपिया क्रिएट करते हैं। बेसिकली क्या, एक पर्सन थे, यहीं आई थिंक इंडिया में पैदा हुए थे विलायती। तो 1948 में उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने बोला कि जिस तरह से सरकारें हमारे ऊपर कंट्रोल बनाती जा रही हैं, जब ये उल्टा हो जाएगा, 1984 हो जाएगा, तब दुनिया कैसी होगी। तो इन्होंने बना दिया, एक बिग ब्रदर का आइडिया दे दिया कि सरकार होगी जो पेगासस के थ्रू सब लोगों की स्नूपिंग कर रही होगी, सरकार होगी आपके कमरे में क्या हो रहा है, आपके लैपटॉप्स, आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, इंसॉक एवरीथिंग, थॉट क्राइम के लिए आपको पनिश किया जाएगा कि हर चीज़ आपकी सरकार के मुताबिक हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वो नहीं हो रही तो बस फिर इसको करो जी आप पनिश। इस तरह का एक रिजीम बन जाएगा कि लोगों के ऊपर इतना कंट्रोल है कि आप क्या सोच रहे हो इस पर भी सरकार पाबंदी लगाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखो तो आप कुछ सोचते हैं और आप एकदम से ट्वीट कर देते हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, टाइम का कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता आपके सोचने में और ट्वीट करने में। तो कहीं ना कहीं जो ट्विटर पे आप पोस्ट डालते हैं या फेसबुक पे या कहीं पे भी पोस्ट डालते हैं, वो आपकी एक फ्रीडम, सोचने का ही आपका एक्सप्रेशन है वो। लेकिन सरकारें उसको बैन करती हैं, सरकारें आपको अंदर भी डालती हैं, पुलिस में भी, जेल भी होती है, सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भड़काने वाले वो दिए हैं, व्यूज़ दिए हैं, या इन्होंने एंटी नेशनल कोई बात कर दिया, एंड देन सो ऑन। सो द पॉइंट इज़ कि अगेन कमिंग बैक टू दैट थिंग दैट स्टेट्स आर इंक्रीजिंगली मेंटेनिंग, कंट्रोलिंग नॉट ओनली योर bodily behavior, but also how you think, also how you feel and so on. हन्ना अरेंट सेंस्ड इट कि वो बोलती कि अब की जो टोटलिटेरियनिज्म है ये बहुत अलग है पुराने वालों से। इनका अल्टीमेट एम वायलेंस है। वायलेंस इनके लिए जरिया नहीं है, वायलेंस इनके लिए डेस्टिनेशन है, रूट नहीं है, डेस्टिनेशन है, पहली चीज़। और उन्होंने बोला कि ऐसा कर क्यों पा रहे हैं या ऐसा कर क्यों पाए हम। तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, उन्होंने बोला था कि यार बहुत सारे रीज़न है। यूरोप में इतने सारे कबीले बने हुए थे, सब कबीले एक दूसरे से लड़ते थे,
जब कबीले एक दूसरे से लड़ते थे तो जो कबीला दूसरे को हरा देता था उसको लगता था कि यार हम इनसे सुपीरियर हैं। ये चीज़ हमेशा से रही है। इंडिया में क्या रहा है कि इंडिया में अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि रंजीत सिंह ने अगर अफगानिस्तानियों को हरा दिया तो ऐसा आपने ये नहीं मान के चलने लग गए आप कि यार चलो जी पंजाबी जो हैं वो अफगानिस्तानियों से सुपीरियर हैं। पंजाब को अगर मान लो कोई भी दो रियासतें लगा लो, सिंध को अगर किसी दूसरी रियासत ने हरा दिया तो बस वो एक राजा ने दूसरे राजा को हरा दिया तक बात खत्म हो जाती है हमारे यहाँ पर। हमने ऐसा नहीं सोचा कि यार जो यूपी वाली कोई अवध की रियासत है वो दूसरे वाली रियासत से जेनेटिकली सुपीरियर है, रेशियली सुपीरियर है या किसी और सेंस में सुपीरियर है। बट यूरोप का ऐसा कल्चर नहीं रहा। यूरोप में जब एक ट्राइब दूसरे ट्राइब को हरा देती थी तो एक रेशियल सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स भी उनके अंदर आ जाता था। इनफैक्ट जो आज की डेट में तो आप दुनिया में देखोगे मोटा मोटा इंडिया इज़ द लास्ट फ्रंटियर ऑफ पेगन रिलीजन्स। पेगन रिलीजन होते हैं कि जब आप अलग अलग लोकल देवी देवताओं को मानते हो, मूर्ति पूजा करते हो, बुत परस्ती करते हो, लोकल। तो पूरी दुनिया में इंडिया ही मोटा मोटा या सब कॉन्टिनेंट जो है नेपाल, इंडिया वगैरह, श्रीलंका, यही पेंडिंग है। अदरवाइज मैक्सिमम दुनिया जो है वो मोनोथिज्म में ही मान रही है, क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में या किसी एक भगवान में, किसी एक कोई भी ऐसे सुपरनेचुरल पावर में। बट पॉइंट इज पेगनिज्म जब था यूरोप में या फिर मिडल ईस्ट में, मोहम्मद साहब के आने से पहले का अगर हम मिडल ईस्ट देखें या फिर ग्रीस वगैरह वाला एरिया देखें तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर हो जाती थी कि अगर ये एक ट्राइब है और ये दूसरी ट्राइब है, इन्होंने इसको हरा दिया तो ऐसा माना जाता था कि इनके गॉड जो हैं वो इनके गॉड से सुपीरियर हैं, क्योंकि इन्होंने इसको, जो लोग लड़ रहे हैं ये एक तरह से गॉड ही लड़ रहे हैं। तो ग्रीक माइथोलॉजी में भी आप देखोगे कि हिरा है या फिर क्या नाम है उनका, ज्यूस है, दिस दैट, इतने सारे गॉड्स थे। तो ये होता था, लेकिन रेशियल सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स नहीं था इस तरह से। यूरोप के ट्राइबलिज्म के साथ साथ में रेशियल सुपीरियरिटी हमेशा से ही रही। अब हुआ क्या, कुछ फिर उसके बाद में यूरोप में स्कॉलर्स भी आ गए जिन्होंने इस तरह के मिथ्स क्रिएट कर दिए, गोबिनोव वगैरह ने, कि यार आर्यंस हैं जिनके इस तरह की आंखें हैं, इस तरह के रंग हैं, इस तरह की बॉडी है, और ये जो है ये सुपीरियर, बहुत सुपीरियर रेस है। और ये अफ्रीकन, ज्यूज, ये इधर उधर के इटालियन विटालियंस जो हैं इनके साथ में इंटरब्रीडिंग करके इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है और इन्फीरियर रेसेस तैयार हो जाती हैं। और ये आइडिया इतना इंट्रेंस्ड है, मैं अब ये आपको देखो, जब आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये कब हुआ था हिटलर, अब ऑलमोस्ट 100 साल हो जाएंगे कुछ सालों में। अभी भी हिमाचल प्रदेश के पास कुछ गांव हैं जहाँ पर बिकॉज मिथ इतना सर्कुलेटेड है, यूरोप से गर्ल्स कम टू हैव बेबीज विद देम। वाई? बिकॉज वहाँ पे मिथ है कि उस वाले गांव में जो है प्योर आर्यंस रहते हैं। ठीक, तो यू अंडरस्टैंड कि इस तरह से कैसे प्रोपेगेट होते रहते हैं मिथ्स। एनीवेज, कुछ स्कॉलर्स तो ऐसे थे जिन्होंने क्या कर दिया कि डिफरेंट रेस ही डिक्लेयर कर दिया उस पर्सन को जो अलग रिलीजन से आता है। अब आप ये देखो ना, पंजाब है, ठीक, पंजाब में लेट्स से हिंदूज भी रह रहे हैं, मुस्लिम्स भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, एंड देन सो ऑन। नाउ इनफैक्ट पंजाब में गवर्नर जू भी रहे हैं, जेकब, जो 1971 की वॉर में जो जनरल नियाजी के साथ में साइन करवा के लाए थे। ठीक, तो जेकब ही वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ पंजाब वंस। एनीवेज, तो उस सेंस में देखा है तो ज्यूज भी रह रहे हैं, सो ऑन। अब अगर मैं इन सब की बात करूं जो एटलीस्ट जो यहाँ के ही हैं शुरू से, जस्ट बिकॉज उनका रिलीजन अलग है तो वो रेस थोड़ी अलग हो जाएगी, रेस तो वही रहेगी। अब मैं कल को अगर सिखिज़म में कन्वर्ट हो जाता हूँ या मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ तो मेरी रेस थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर हो भी जाएगी तो भी दिस मिथ कि अब मैं सुपीरियर रेस का हो गया कि मैं इन्फीरियर रेस का हूँ। ये सारे आइडियाज़ जो हैं ये यूरोप में बहुत इंटरेस्ट थे। मिथ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वी ऑल नो कि ये मिथ है। तो गोबिनोव वगैरह ने क्या किया कि और ज़्यादा रेसिज्म को स्ट्रॉन्ग किया, रेशियल सुपीरियरिटी स्ट्रेंथन की आइडियाज़ में। पहले ही ट्राइबलिज्म था, रेशियल सेग्रीगेशन थी, उसमें सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स आ गया। ओवर एंड अबव क्या हुआ, यूरोपियंस ने दुनिया को हरा भी दिया, जो सच्ची बात है,
कैपिटलिज्म जब वहाँ पे आया, एक्सपैंड करना था, अफ्रीकन्स को भी हरा दिया। अब हम जितना मर्जी बोल लें, हमारे पंजाब में गाड़ियों के पीछे लिखा होता है गोरे खंगेसी ताही टंगेसी, मतलब कि गोरों ने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया तो हमने उनको टांग दिया। अब अपने आप को दिल की तसल्ली के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाली बात है, अदरवाइज 200 साल दबा के रूल करके गए हो यहाँ पे, ठीक। तो हम जितना मर्जी खुश फहमी में रह लें, पर इंडिया सब कॉन्टिनेंट को भी हराया उन्होंने। जाना था अटैक करने अफगानिस्तान, उनको लगा सिंध ना दिक्कत क्रिएट करे, पहले इसकी तो पिटाई करो, ठीक। इस तरह से मतलब सबके साथ में, किसी के साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कर लिया, किसी के साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस कर लिया, किसी को हरा दिया, किसी को मार दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये मिथ और स्ट्रांग हो गया कि हाँ यार ये देखो फिजिकल मैनिफेस्टेशन, हम सुपीरियर रेस है। हाउ डू वी नो? ये देखो ये सब हरा दिया हमने, लुक एट द वे दे एक्ट, हम कितने सिविलाइज्ड हैं या अनसिविलाइज्ड भी हैं। आप ये देखो पूरा इंडिया मार्क्स चिल्लाता है। इवन कार्ल मार्क्स साहब ने भी ये तो बोला ही था कि यार ये जो मैं कैपिटलिज्म बोल रहा हूँ ये उन कंट्रीज़ के लिए नहीं है, उनके लिए तो ब्रिटिश सिस्टम ठीक है, उनके लिए तो ब्रिटिश सिस्टम ठीक है। ये एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वाले जो हैं उनके लिए ये सिस्टम नहीं है, ये तो मैं कैपिटलिज्म उन सोसाइटी के लिए बोल रहा हूँ, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए। मतलब द पॉइंट इज कि एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी पूरे यूरोप में देखा गया, और ज़्यादा इन्होंने ब्लेम किया। तो हन्ना अरेंट जैसे तो रूसो जैसे थिंकर्स आए जो बोल रहे हैं कि यार ये जो सरकार करती है ये आप ही लोगों की जनरल विल है, ठीक। तो उससे क्या हुआ कि और ज़्यादा सरकार के हर एक एक्ट जस्टिफाई होने लगे कि यार देखो आप ही लोगों ने सरकार बनाई है, आप ही लोग चाहते हो कि सरकार ऐसा सब कुछ करे, सरकार जो है ये क्या कर रही है, इट्स रिप्रेजेंटिंग द जनरल विल ऑफ ऑल पीपल। तो इस तरह से करते 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 ये बोलते हैं ट्राइबलिज्म में आपने रेशियल सुपीरियॉरिटी का तड़का लगाया, रेशियल सुपीरियॉरिटी के उसमें आपने फिर उसके बाद में इसमें एक जनरल विल का आइडिया इस्टेब्लिश किया, और ऐसा आपने एक मिथ क्रिएट कर दिया कि ये जो गवर्नमेंट है ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट गवर्नमेंट, ये जो बनाई गई है ये आप ही लोगों के लिए है, और जो ये बोल रही है वही फाइनल ट्रुथ है। उसमें आपने रेशियल सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट डाल दिया, ट्राइबलिज्म का कॉन्सेप्ट डाल दिया, और एक टोटलिटेरियन सरकार बना दी, बिल्कुल टोटलिटेरियन सरकार, ठीक। तो इसमें हो क्या रहे, कहते हैं कि अब देखो ये सरकार क्या करेगी, ये अब कहेगी कि चलो दूसरी कंट्रीज में चलते हैं, अटैक करते हैं और वहाँ के रिसोर्सेज लेकर अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बड़ा करते हैं। तो पहली चीज़ क्या होएगी कि इस तरह का इंपीरियलिज्म, इस तरह का कैपिटलिज्म एक्सपेंशन होएगी। दूसरी चीज़, अब इतनी सरकारें जब आपने चलानी है कैसे चलेंगी, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी, उसको पावर दो पूरी, तो एक ब्यूरोक्रेटाइज्ड स्टेट बन जाएगी आपकी, ठीक। फिर उसके बाद में आप क्या कर रहे हो कि अब अगेन बड़े बड़े आपके इस कंट्री में इस स्टेट में क्या होगा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वही स्ट्रांग होता जाएगा, और लोगों को जो एक जो सिटीजनशिप होनी चाहिए थी, या जो लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं वो इंक्रीजिंगली कम होती जाएगी, बिकॉज सरकार ऑल पावरफुल है। सरकार आपको बोलेगी कि यार तुम अपने बस काम करो, हमें पता है हम क्या सही है क्या गलत है। ऑफ कोर्स आप हिटलर को थोड़ी बोलोगे कि यार आप फार्म लॉज लेके आ रहे हो और हम इसके खिलाफ ना बोलना चाहते हैं और आप हमसे व्यूज़ लो हमारे। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल इन दैट रिजिम। तो इस तरह से हन्ना अरेंट जो है टोटलिटेरियनिज्म के बारे में बात करती है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और ये डिफरेंट क्यों है, 20वीं सेंचुरी का टोटलिटेरियनिज्म पुरानी सेंचुरी से अलग क्यों है। तो हन्ना अरेंट बोलती है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो दो टाइप से मतलब एक्ट कर सकते हैं, एक है थिंकिंग और एक है एक्शन। थिंकिंग का मतलब आइडिया और एक्शन का मतलब फिजिकल मैनिफेस्टेशन। वो बोलती है कि प्लेटो ऑल दिस वाइल, ये सारे जो आइडियलिस्ट हैं ये बोलते रहे कि आइडिया इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है कि नहीं, मैटर इज़ इंपॉर्टेंट। तो बोलती है कि देखो थिंकिंग तो एक अलग चीज़ हो गई, एक्शन को भी वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करती है। बोलती है कि एक तो आप लेबर कर सकते हो, लेबर कौन सी है, जो एनिमल भी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर इंसान के पास में कोई फ्रीडम नहीं है, आपको नींद आनी है तो आनी है, भूख लगनी है तो लगनी है, तो वो चीज़ें जो आप नेचर के अंडर हो इसलिए करते हो वो सब होगी लेबर, ठीक। ये आपको समझना है। लेबर कौन से फंक्शंस हो गए, वो वाले फंक्शंस जिसमें आपको फ्रीडम ही नहीं है, भाई मेरे को खाना खाना है, मुझे ठंड लग रही है तो अपने आप को ठंड से बचाना है, गर्मी लग रही है तो गर्मी से बचाना है। एनिमल जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ऑल दी अदर थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। दूसरा है वर्क,
वर्क क्या है? ये वो चीज़ें हैं जो आपको एनिमल से तो ऊपर उठाती हैं पर ह्यूमन बीइंग नहीं अभी बनाती, हन्ना अरेंट के व्यूज़ में। ये कौन सी चीज़ें हैं? मान लीजिए मैं कारपेंटर हूँ, ठीक, मैं पेंटर हूँ, मैं फैब्रिकेशन कर लेता हूँ। अब क्या मैं एनिमल एग्जिस्टेंस है मेरी? नहीं। क्या मेरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस है? हन्ना अरेंट के व्यूज़ में अभी भी नहीं। क्या मेरी एनिमल से सुपीरियर एग्जिस्टेंस है? हाँ। क्या मेरी ह्यूमन से इन्फीरियर एग्जिस्टेंस है? हाँ। क्यों? वो बोलते हैं यहाँ पे तो आपको कोई फ्रीडम ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई फ्रीडम ही नहीं है लेबर वाली उसमें। वर्क वाले में एटलीस्ट मेरे पास फ्रीडम है। मुझे लगता नहीं यार मेरे को पेंटर नहीं, मुझे तो कारपेंटर बनना है, मुझे कारपेंटर नहीं, मुझे तो मेजन बनना है, एंड देन सो ऑन, प्लम्बर बनना है। तो यहाँ पर आप फ्री हो बट कंप्लीटली फ्री नहीं हो। फिर वो बोलती है तीसरी चीज़ होती है एक्शन। तो पहला हमने डिवाइड किया थिंकिंग और एक्शन को, फिर हमने एक्शन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेबर, वर्क एंड एक्शन। एक्शन क्या है? ये बोलती है कि इंसान जो है ना वो एक पॉलिटिकल एनिमल है, इसलिए इंसान तब फील करता है जब वो पॉलिटिकली एक्टिव होता है। दिस इज़ द ओनली एक्शन जो परफॉर्म करते हैं ह्यूमन बींग्स। या आप ह्यूमन बनते हो तो आप तभी बनते हो जब आप पॉलिटिकल एक्शंस परफॉर्म करते हो। ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब ह्यूमन होता है, ये आपको कंप्लीट फ्रीडम देता है। अदरवाइज तो कब सरकारें आ जाएं और कब एकदम तानाशाह सरकारें आ जाएं और आपको एकदम से आपकी सारी फ्रीडम ले दें, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक। तो पॉलिटिकल एक्शन को ये सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक। ये बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट इंश्योरिंग योर फ्रीडम थ्रू दिस पॉलिटिकल एक्शन देन यू आर गिविंग राइज टू टोटलिटेरियनिज्म। किसी ना किसी ने आके आपसे बाकी फ्रीडम भी आपकी ले लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो आपको ये समझना है कि हन्ना अरेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रही है लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात आती है हन्ना का कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ये अगेन शी गिव्स हर ओन मीनिंग्स वर्ड्स। ये बोलती है एक होती है स्ट्रेंथ, GTH स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? ये बड़ी पर्सनल सी चीज़ है। जैसे कि हम बोलें आर्नोल्ड में बहुत स्ट्रेंथ है, आप बोलो संजय दत्त में बहुत स्ट्रेंथ है, ऐसे मूवीज़ में पूरी बॉडी बनाई होती है, ठीक। ये एक पर्सनल ट्रेट है। अ पर्सन कैन हैव स्ट्रेंथ, अ पर्सन कैन बी वीक, अ पर्सन कैन बी स्ट्रॉन्ग, ठीक। पर एक पर्सन को आप ये नहीं बोल सकते कि इसके पास पावर है। ये बोलते कि राइट जो वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए स्ट्रेंथ। अ पर्सन शुड बी स्ट्रॉन्ग, अ पर्सन कैन बी वीक, ठीक, क्लियर। बट अ पर्सन कैन नॉट बी पावरफुल और पावरलेस, ये उसका डोमेन ही नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है इंडिविजुअल का। तो फिर पावर किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? बोलते कम्युनिटी का, कम्युनिटी। फिर बोलती है एक होती है फोर्स। अगेन फोर्स अलग चीज है, पावर अलग चीज है। फोर्स क्या है? दिस होल आइडिया ऑफ नेचर, जो नेचर के पास जो पावर है, अर्थक्वेक्स आ गए, सुनामीज आ गए, टेक्टोनिक शिफ्ट हो गई एंड व्हाट नॉट, ऑल दीज थिंग्स, वो है फोर्स। वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो पावर नहीं है। और एक होती है वायलेंस। वायलेंस क्या है? जो सरकार के पास है। वायलेंस इज व्हाट, जो आप देखते हो ना हर किलोमीटर के बाद में एक पुलिस वाला खड़ा डंडा लेके, वो खाकी ड्रेस अकॉर्डिंग टू हन्ना अरेंट, वो पुलिस का डंडा, वो है वायलेंस का सिंबल। सरकार ने बोल दिया कि सीट बेल्ट लगा बेटा, नहीं तो 700 रुपीज़ का चालान। ये चीज़ कि क्या करना है क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स में ऑपरेट करने वाली जो ये सरकार है, ठीक। और ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये लो पिटाई, इस चीज़ को वो बोल रही है कि ये सरकार के पास है। तो फिर पावर क्या है? पावर वो बोलती है कि जब, ध्यान से सुनना, आपने फुटबॉल के ग्राउंड में देखे होगी वो मैक्सिकन वेव बोलते हैं ना, इस तरह से लोग खड़े होते हैं, इस तरह से अपने हाथ आगे करते हैं और वो वेव बन जाती है। दिस थिंग व्हेन पीपल एक्ट इन कॉन्सर्ट, जब लोग इकट्ठे होते हैं और लोग इकट्ठे होकर एक्सरसाइज करते हैं, सरकार को कंट्रोल करते हैं कि यार आप हमारे ये वाले राइट्स नहीं लोगे, सब लोग इकट्ठे हो गए। लोग इकट्ठे होते हैं, लॉज बनवाते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, लॉज एग्जीक्यूट करवाते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, एडजुडिकेट करवाते हैं। लोग इकट्ठे होना और उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो पावर की मैनिफेस्टेशन है।
अकॉर्डिंग टू हर एक सिंगल पर्सन जो है उसके पास अगर बहुत स्ट्रांग है तो वो स्ट्रांग है, वो पावर के डोमेन में उसको आप डिस्क्राइब ना करें। अगर कोई नेचर ने कुछ हो गया है तो वो फोर्स है, उसको आप पावर की उसमें वर्ड्स में डिस्क्राइब ना करें। सरकारी जो तंत्र है, सरकारी जो पूरी बॉडी है वो वायलेंस है, वो वायलेंस है, उसको आप पावर के टर्म्स में ना डिस्क्राइब करें। और वो बोलते हैं कि पावर क्या है, लोगों के पास जो है वो पावर है। व्हेन पीपल एक्ट इन कॉन्सर्ट, तो होता क्या है, जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक, जहां पे सब लोग इकट्ठे हो गए ये बन गया पावर सेंटर। और जब लोग यहाँ पे जो भी उन्होंने एक्शन लेना था वो करके चले गए तो पावर फिर डिफ्यूज हो गई। ठीक, इसको आज के डेट में अगर आपको समझना है, लोग इकट्ठे हो गए और जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट उन्होंने बोला कि यार ये आपने फार्म बिल्स जो हैं आप वापस लीजिए। सिंघू बॉर्डर पे लोग 1 साल उन्होंने प्रॉपर अपनी कॉन्सर्ट में एक्ट किया, रेगुलर मीटिंग्स की, किसी ने खाना खाना छोड़ा, किसी ने प्लेकार्ड्स पकड़े, किसी ने लोगों को अवेयर किया, किसी ने नारेबाजी की, बट पीपल एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। तो सरकार जो है उसको इवेंचुअली अपने लॉज वापस लेने पड़े। सरकार ने बोला कि यार ये लॉज हमारे गलत थे, हम वापस ले लेते हैं। नाउ लोग अपनी अपनी जगहों पे वापस चले गए। तो ये एक तरह से टिपिकल हन्ना अरेंट का एक्सपेरिमेंट हुआ है कि पीपल एक्टिंग इन कंसर्ट, देन पीपल गोइंग बैक, एंड पावर इकट्ठी हुई और पावर फिर डिसिपेट हो गई, पावर डिफ्यूज हो गई सिस्टम में। सो दिस इज हर आइडिया ऑफ पावर। ठीक है, तो पीपल पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक स्फीयर। एक इनका और आइडिया है जो अपने को देखना है, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ बनालिटी ऑफ इविल। द कॉन्सेप्ट ऑफ बनालिटी ऑफ इविल जो है इट केम इनटू ज़्यादा उसमें आया, मतलब लोगों की नज़रों में आया, बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा। बहुत लोगों ने इनको इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया जब इन्होंने आइकमैन इन जेरूसलम करके लिखा, अपना आई थिंक बुक लिखी थी, आर्टिकल लिखा था। हुआ क्या कि आप खुद सोचें कि मान लो अगर USA ओसामा बिन लादेन को ज़िंदा पकड़ लेता और फिर ओसामा बिन लादेन के ऊपर कोर्ट केस चल रहा होता और आप उस कोर्ट में बैठे होते और अब एकदम से बेल बजती कि चलो अब ओसामा बिन लादेन रूम में एंटर हो रहा है। तो जैसे बॉलीवुड मूवी वाले वो तो वैसे ही तो ड्रामेटाइज कर देते हैं हर चीज़ को, तो ऐसे दिखाते हैं ना कि ऐसे ओसामा बिन लादेन आ रहा है और एक अलग ही टाइप का कोई पर्सन होगा और सब लोगों का पूरा सन्नाटा छाया होगा और वो आएगा और मे बी अगर किसी का उससे थोड़ा सा हार्ट टच हो गया तो वो ऑर्डर दे देगा कि उड़ा दो इसको, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इमेजिन ओसामा बिन लादेन आए और वो आके बैठे और वो आपसे नॉर्मल बातें करने लग जाए, आपके साथ ही ओसामा बिन लादेन बैठा हो और वो बोले कि यार मतलब बारिश हो रही है, मौसम बढ़िया है, समोसे खाने का मन कर रहा है, या वो कुछ ऐसा आपसे बोले कि यार चाय ना मेरे लिए फीकी बनवाना, मेरे को शुगर है। आपको लगेगा यार वेट अ मिनट, ये तो बिल्कुल अपने जैसा आदमी है यार। मतलब आपको अभी नहीं लगेगा, कुछ सालों में जब आप उस एज में जाओगे तब आपको लगेगा। ठीक, या ओसामा बिन लादेन आपको आपकी एज के हिसाब से बोल देगी यार 14 फेब को मैंने अपनी बंदी को क्या दूं, तो आप रिलेट कर पाओगे कि ये तो अपने जैसा बंदा है। इसी तरह से हुआ क्या कि आइकमैन एक पर्सन था जिसको बोलते हैं कि हिटलर ने जो मास किलिंग ऑफ जूस की थी, जो हॉलोकास्ट हुआ था, उसमें उसने बहुत बंदे मारे, जलाए। ठीक है, वन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूशनर और आर्किटेक्ट ऑफ दीज थिंग्स। तो उसको जी प्रॉपर बहुत सारी नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी पड़ी हैं इसके ऊपर कि वो जी गए और अर्जेंटीना से उसको उठा कर लाए, इज़राइल उसमें लेके आए, न्यूरमबर्ग ट्रायल चले। वो ट्रायल जब चल रहे थे तो हन्ना अरेंट भी वहाँ पर थी। तो उसने ऑब्जर्व किया कि यार ये तो ना यार जैसे सारे लोग हैं वैसा ये बंदा है, जैसे आम बंदे होते हैं वैसा ये बंदा है। तो उससे पूछा भी गया, उससे पूछा कि यार एक बात बता, तूने इतने सारे ज्यूज़ मारे, नहीं सॉरी इतने ज्यूज़ मारे क्यों? तो उसने ना बड़ा वैसा सा आंसर दिया कि यार जॉब काम कर रहा था, बच्चे तो पालने ही हैं। तो उसको लगा कि यार इसको कोई रिग्रेट सा ही नहीं है, इसको आइडिया ही नहीं है किसने किया क्या है। एक्चुअल में उसने ये बोला था कि ड्यूटी है, ड्यूटी कर रहे थे भाई हम तो। अब अगर आप ध्यान से देखो, इजंट इट ट्रू अबाउट ऑल ऑफ अस? आप सब बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हो, आप IAS की तैयारी कर रहे हो, आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू न्यूज़पेपर उठाते हो, आप देखते हो हाँ एक किसी बच्ची का रेप हो गया, आप बोलते हो नहीं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या क्या आगे बढ़ जाते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर कुछ आर्टिकल आया है कि नहीं आया, मेरे को तो पेपर में वो इंपॉर्टेंट है। ऑकस के ऊपर आर्टिकल आया है कि नहीं आया, मेरे लिए तो वो इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा
कॉमन हो गया है क्राइम या कोई चीज़ इतनी ज़्यादा, जब कोई चीज़ बुरी हो जाए कि अब बस वो आपको बुरी लगनी बंद हो गई, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, वैसा वाला सिस्टम हो गया आपके साथ में कि आपको लगता है अच्छा यार बस खाई में गिर गई, अच्छा और क्या, और बता क्या हाल है भाई, ठीक, अच्छा रेप हो गया और मर्डर हो, जैसे जब बहुत साल पहले आई हैड अ स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, एंड वो कुंभ का मेला लगा था और वो हरिद्वार गई, ठीक, तो वो अकेली चली गई पंजाब से और वो हरिद्वार गई, एंड देन शी डिसाइडेड कि वो हरिद्वार में जो भी वहाँ पे वैसे वो ओपन में वहाँ पे रही, रात को वहीं पे सोई हुई, और उसको फिर वो कहती कि मैं ना एक कहीं पे मैंने उपासना करनी थी, कहीं पे पूजा करनी थी, और वो लाइन में लगी हुई थी और किसी पर्सन ने उससे पूछा कि आप यहाँ पे अकेले आई हैं? बोला हाँ जी मैं अकेले आई हूँ। उन्होंने बोला कि आपके साथ कोई नहीं है और आप इधर अकेले हो? बोले हाँ जी मैं अकेली हूँ। तो दैट स्टूडेंट टोल्ड मी कि उनको वो पर्सन बोलते कि अरे अब तो ये उत्तराखंड बन गया मैडम, अगर जब यूपी में होता तो आप ऐसे हिम्मत भी ना करते हैं, हाँ 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 करके वो हंस भी पड़ा। द पॉइंट इज कि क्राइम हमारे लिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, क्राइम अगेंस्ट एल्डरली इतना कॉमन हो जाता है, इतना कॉमन हो जाता है कि बस वो आपको उसके रोज़मर्राकरण हो गया, उसका इतना डेलीफिकेशन हो गया कि आपको बुरा ही नहीं लग रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा। जैसे जैसे इवन इफ यू लुक एट OTTs, Amazon Prime and Hotstar and Netflix and all that, they are feeding भद्दी भाषा, मर्डर्स, वो वायलेंस, दिस कोर्स लैंग्वेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इतना ज़्यादा, ठीक, कि बस वो नॉर्मल हो गया है कि यार वो गोरी वायलेंस दिखाना होता है एंड देन दिस एंड दैट, तो होगा क्या, और नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल हो गया। तो हन्ना अरेंट ने एक चीज़ रियलाइज़ की, वो बोलते कि जो वायलेंस है या जो मतलब वर्स्ट तरीके के क्राइम्स है वो कोई सोशियोपैथ्स नहीं कर रहे हैं, वो कोई साइकोज नहीं कर रहे हैं, परफेक्टली नॉर्मल पीपल आर डूइंग सच क्राइम्स हु जस्ट डोंट केयर एनी मोर। हुआ क्या है कि बंदे ने ज्यूस को इसलिए थोड़ी गैस चैम्बर में मारा आइकमैन ने कि यार मेरे को तो नफरत ही बहुत है ज्यूस से। अगर उसको ऑर्डर आए होते कि यार तूने काम करना है ज्यूस को नहीं हिंदूज को पकड़ पकड़ के मारना है, मैंने हिंदू मार देने थे। उसको ऑर्डर्स आए होते तुमने मुस्लिम्स को पकड़ पकड़ के मारना है, मैंने मुस्लिम्स मार देने थे। उसको ऑर्डर आते मेरे को सिख को ऐसे मारा, उन्हें सिख मार देने, तो वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। नॉर्मल पर्सन जो सुबह काम पे जाता है 9 बज गया लेट हो गया, वैसे वो काम पे जा रहा है, चल भाई 6 बज गए मैंने घर जाना है, मेरी वाइफ वेट कर रही है, वैसे वो घर आ जाता है। उसको अपने एक्शंस के मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस, उसको अपने एक्शंस के ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस की कोई रियलाइजेशन ही नहीं है, वो सोच ही नहीं रहा है। एक पानी में जैसे एक वुड लॉग बहता रहता है वैसे वो बहता जा रहा है, और उसको कि यार ये मुझसे जो सरकार करवा रही है ये बहुत ईवल चीज़ है, इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है। अब इससे अदरवाइज आपके एथिक्स के GS 4 पेपर के लिए भी एक सवाल खड़ा होता है, वो ये है कि क्या आपको मतलब अदरवाइज एक बहुत बड़ा डायलेमा है न्यूरमबर्ग ट्रायल के बाद इसके बाद में कि क्या जूनियर्स को सुपीरियर्स के ऑर्डर्स मानने चाहिए या नहीं मानने चाहिए। बड़ा क्लीशे सा आंसर ना, बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि बंदा अपने सीनियर को बोलते कि रिटर्न में दे दो। हिटलर को अगर कोई बंदा बोलता रिटर्न में दे दो, वैसे तो उसी को मार देता, पर वो बोलता रिटर्न में ले ले भाई, और कितना रिटर्न में दूं मैं नहीं बनाए हैं गैस चेम्बर्स। तो ये सब बातों से परे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो रिटर्न ऑर्डर्स हैं आपके पास में, तो जूनियर्स को सुपीरियर्स के ऑर्डर्स मानने चाहिए कि नहीं मानने चाहिए, और उनके मॉरल जजमेंट आपको अपनी उस पर अप्लाई करनी चाहिए। अब इसमें हो क्या जाता है कि ऐसे तो अगर कोई लेफ्टिनेंट है उसको ऊपर से जनरल ने ऑर्डर दे दिए कि चल बेटा हो जाए कर ले चढ़ाई, इंडिया का कोई फौजी है सामने पाकिस्तान का फौजी खड़ा है, या पाकिस्तान का फौजी है इंडिया का फौजी खड़ा है, अब यार वो भी 20 साल का लड़का है, वो भी किसी माँ ने ही पैदा किया है, उसके भी पीछे कोई 4 परिवार वाले वेट कर रहे होंगे, वो कोई मशीन तो है नहीं जिससे आप लड़ रहे हो, वो भी इंसानों में इंसान है, अच्छा इंसान होगा, ठीक, माँ बाप ने पढ़ा के नॉन मेडिकल दिलवा के PCM दिलवा के एग्ज़ाम दिलवा के उसको फ़ौज में भर्ती करवाया है, उस पर मैं बिना बात हुए गोली चढ़ा दूँ क्यों? क्योंकि यार आजकल ना वहाँ पे कोई ABCD इशू चल रहा है, उसके लिए बॉर्डर पे ऐसा होने की हमें ऑर्डर्स आए हैं, वो मेरे को करना है या मुझे इसके मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस को जज करना है। तो ये एक बहुत सारे एथिकल डिलेमास हैं, बहुत सारे आपको ऑर्डर्स आए हैं कि इलीगल
ऑक्यूपेशन हुआ है और लोग हैं उन्होंने ना झोपड़ियाँ झुग्गियाँ ऐसी करके बना रखी हैं, और आप बन गए हो कल को अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप ऑफिसर हो, IAS ऑफिसर, आपको ऑर्डर्स आए हैं इनको हटाओ, यहाँ पर हमने कुछ और बनाना है और इनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के फ्लैट्स हम कहीं और बनाएंगे। अब आप जा रहे हो, आप लोगों के बर्तन उठा के बाहर फेंक रहे हो, उनकी रसोइयाँ उठा, उनका तो वही महल है उस पर्सन का जो वहाँ पे रह रहा है झुग्गी झोपड़ी में, तो आपको वो ऑर्डर्स मानने हैं नहीं मानने। एक बहुत बहुत ट्रबलसम सी बात है ये, जो मतलब ट्रबलसम नॉट इन द सेंस कि बहुत एथिकल डायलेमा वाली बात है ये। नॉनदलेस हन्ना अरेंट ये बोल रही है कि यार वो लोग जो ये सारे काम कर रहे हैं, वो लोग जो क्राइम्स कर रहे हैं, वो कोई साइकोपैथ्स नहीं है, सोशियोपैथ्स नहीं है, नॉर्मल लोग जो अपनी थिंकिंग फैकल्टी नहीं लगा रहे हैं, मॉरल जजमेंट नहीं लगा रहे हैं, ठीक। और उससे क्या हो रहा है कि रियल लाइफ विक्टिम्स रियल लाइफ सफर करते हैं, ठीक। लेकिन ये बुरी चीज़ इतनी कॉमन हो गई कि बस अब ये कि हाँ यार ये तो होता ही है, ठीक, सिस्टम ही ऐसा बन जाता है, ठीक। तो ऑर्डिनरी पीपल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन इट, ठीक। जैसे इंडिया में लगा लो, आपकी इंडिया में क्या पूरे सब कॉन्टिनेंट में लगा लो, कास्टिज्म एक मतलब एक बस नॉर्मल सी चीज़ है, इतनी ज़्यादा हो गई, इतना ज़्यादा हम कास्टिस्ट हो गए हैं कि बस अब ये नॉर्मल हो गया, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को उससे डिस्टेंस ही नहीं कर पाते, ना हमें कोई उससे घिन आ रही है, ना हमें कोई विद इन आवर सेल्फ हम कोई वो नहीं रिग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो हो क्या जाता है कि अब कौन बुरा है, कौन बुरा है, क्या बुराई है, आपको ये दिखना ही बंद हो जाता है, ठीक। तो ईविल डज नॉट लुक ईविल, कि यार कोई चीज़ बुरी लगती ही नहीं फिर आपको बस वो फेसलेस सा हो जाता है कि हाँ यार ऐसा ही है। सो इस चीज़ के बारे में वो बोलती है आइकमैन के ट्रायल के बाद में, वो बोलती है कि यार इसको जो तुम पकड़ रहे हो ना आइकमैन को, इस पे क्या तुम केस चला रहे हो, आज उसको लेके आओ जिसने ये विचार इसके दिमाग में भरे। ये तो एक नॉर्मल इंसान है जिसने इसको ये हैंस वो सारी बातें, ये तो इसी नॉर्मल इंसान है, वो बंदे को पकड़ के लाओ, उन पे केस चलाओ जिन्होंने इसको ऑर्डर दिए, उन लोगों को उठा के लाओ जिन्होंने ये रेशियल सुपीरियॉरिटी, ट्राइबलिज्म, इम्पीरियलिज्म, ठीक, इस तरह के जो आइडियाज़ मिथ्स दिए हैं, जिन्होंने जो विचार दे रहा है पर्सन, जो आइडियाज़ दे रहा है, वो फसाद की जड़ है। जाके आप फ्रेडरिक नीत्शे को पकड़ो जो ये बोल रहा है कि यार ऐसा बन जाओ और वैसा बन जाओ, इसको क्या बोल रहे हो बेचारे को। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आइकमैन के ट्रायल से निकलती हैं, ठीक। तो हो क्या जाता है, ये बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा क्राइम हमारा डेली लाइफ का पार्ट बन जाता है, या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो परवर्टेड इन नेचर है, कि हो क्या जाता है कि रेगुलर फीचर ऑफ लाइफ बन जाता है। जैसे गाली निकालना, बस यार फिर हम आज के डेट में बोल भी देते हैं यार बुरा मानने वाली क्या बात है, दोस्तों में तो गाली निकल ही जाती है। यू सी कि दोस्तों में आप गाली निकल ही जाती है, ये कॉमन सी चीज़ हो गया, बुरा मत मान। टीवी शोज़ में यहाँ वहाँ पे सब जगहों पे ऐसा होता है। तो दिस इज़ व्हाट हन्ना अरेंट लुक्स एट एंड शी सेज कि यार नॉर्मल लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं एंड नॉट लाइक कि कोई बहुत साइकोपैथ है। और इसलिए वो बोलती है कि व्हाट हाउ पीपल आर ऑट टू बी, देन भाई अवेयर रहो। सिविक रिपब्लिकनिज्म की बात कर रही है वो, कि आपकी कंट्री के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करो, बी एन एक्टिव सिटीजन। पावर जो है अपने पास में रखो, लोगों के पास पावर हो, सरकार की चीज़ों को स्क्रूटनाइज किया जाए, सरकार के वो वाले एक्शन जो लोगों की फेवर के हैं उसको सपोर्ट किया जाए, वो वाले एक्शन जो सरकार को टोटलिटेरियन बना रहे हैं उसको अपोज किया जाए। सरकार को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से वो बातें करती है। तो विद दिस आई विल कंक्लूड हन्ना अरेंट्स लेक्चर्स, एंड इसी के साथ हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक पे मूव करेंगे। टेक केयर।